फ्रेंड्स, और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में कुछ अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने अध्याय 3 भूमंडलीकरण विश्व का बनना और इसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग सिल्क रूट की बात करेंगे। अब ये सिल्क रूट क्या है, जिसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। ये रेशम मार्ग क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आधुनिक समय में जो भी स्थिति दिख रही है, प्राचीन काल में एक देश से दूसरे देश तक संपर्क करने के लिए और आयात और निर्यात के लिए एक रूट बना हुआ था, एक मार्ग बना हुआ था, जिसको हम लोग सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। अब ये सिल्क रूट क्या था, जमीन है या समुद्र है, इन दोनों से होकर के एक रास्ता गुजरता था और एशिया के विशाल क्षेत्र भूभाग से दूसरे भूभाग को, यूरोप क्षेत्र को जोड़ने का ये काम करता था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी इसको जोड़ा गया था और 15वीं शताब्दी तक ये जो सिल्क मार्ग था ये अस्तित्व में आ गया था। किस शताब्दी तक? 15वीं शताब्दी तक ये मार्ग अपने अस्तित्व में आ गया था। इसमें इस मार्ग को से होकर के लोग चीनी पाटरी जाते थे और इसी मार्ग से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े, मसाले और विश्व के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि चीन में जो सिल्क का काम होता था, सिल्क की कारीगरी और सिल्क के कपड़े बनते थे, ये इसी रूट से सभी देशों को होते हुए यूरोप तक पहुंचाए जाते थे। इसके अलावा इसमें वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। बड़ा ही पॉपुलर ये रास्ता था और शुरुआती काल में जो ईसाई मिशनरी थी, ईसाई मिशनरी शुरुआत में इसी मार्ग से एशिया में धर्म प्रचार के लिए आते थे। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी मार्ग के सहारे विश्व में फैल गए। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में जो बौद्ध धर्म आया, ये धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला कि सिल्क रूट ये सबसे पुराना रूट था और 15वीं शताब्दी में जो व्यापार कार्य होता था दूसरे देशों में, एशिया और यूरोप के हिस्से में जो व्यापार कार्य होता था, वहाँ पे ये व्यापार सिल्क रूट से, रेशम मार्ग से हुआ करता था। इसके बाद और भी आगे कुछ हम लोग अलग चीजें पढ़ेंगे और एक टॉपिक और यहाँ पे हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं G77 देश। अब G77 देश ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि G77 देश क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो है क्या, इसको हम समूह 77 के नाम से भी जानते हैं। समूह 77 के नाम से इसको जानते हैं और ये 77 एक 77 देशों का एक समूह है और इसमें 50 व 60 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी उसमें जब प्रगति हो रही थी तो इन देशों को कोई लाभ नहीं हुआ था और ये देश ज्यादातर विकासशील देश थे। इस समस्या को देखते हुए कुछ विकासशील देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NIEO। ये एक नई प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इन्होंने बनाई थी और समूह 77 जिसको हम ग्रुप 77 भी कहते हैं, इसके रूप में ये संगठित हो गए। अब ये NIEO ये है क्या, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले
और कच्चे माल के लिए उचित मूल्य मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो ये समूह 77 है और ये एग्जाम में काफी मात्रा में आता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसको आप विशेष रूप से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से आज से हम लोगों का ये लेसन पूरा होता है। इसके जो भी ये क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर सभी दिए गए हैं। इसके अति लघु बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से तैयार करके चेक करा लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।